हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो असी सेंटर ऑफ मास का कंसैप्ट पिक किया सी। असी टू पार्टिकल सिस्टम दा सेंटर ऑफ मास भी लोकेट किया सीगा, उहदा पोजीशन वैक्टर फाइंड किया सी, है ना। एंड पार्टिकल्स दो तो ज़्यादा ने, ਉਹਦਾ भी पोजीशन वैक्टर सेंटर ऑफ मास का किवें लोकेट करना थोड़ा ਉਹਦਾ फार्मूला भी दस्या सी, है ना। इस वीडियो असी डिस्कस करांगे भी सेंटर ऑफ मास किवें मूव करता है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किवें मूव करता है इसी डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तुसी पहला यूनिट 3rd पढ़िया हुआ है ना। वो ये सीगा भी अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो सिस्टम का मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहता। अगर किसी सिस्टम पे बाहरों फोर्स ना लगे, इंटरनल जिन्नी मर्जी लगती रहे, इंटरनल फोर्स नाल असीं कुछ लेना देना नहीं। इंटरनल फोर्स जिन्नी मर्जी लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ बाहरों फोर्स नहीं लगनी चाहिए, फिर उसका मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहता होंगे। ये आप पढ़िया है यूनिट 3rd उन्होंने यूज़ करते हुए, उसको यूज़ करते हुए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्कस करेंगे। किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का मोशन कहा जाता है, ठीक है। उस वास्ते आप इलेक्ट कर देंगे भी अपने को एक सिस्टम है containing n particles. First particle mass m1, second particle mass m2, third particle mass m3, fourth particle mass m4, nth particle mass mn. Now let us consider a system consists of n particles. n particles the system of it having masses m1, m2, m3 up to mn and velocities v1, v2, v3 up to vn। मतलब फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी v1, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी v2, थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी v3, nth पार्टिकल की वेलोसिटी vn। एमें डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट वेलोसिटी नाल मूव कर रहे हैं। एंड लेट दिस इज द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कितना मास होएगा बेटा इतने टोटल। लेट इस पॉइंट टू m is the mass at center of mass and v is its velocity। ये मैं की कितना लेट बेटा की कितना लेट भी अपने को एक सिस्टम है containing n particles having different masses and different velocities, ठीक है। एंड उस सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास है जिसका मास m एंड सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी, ठीक है बेटा। तो बेटा इस सिस्टम का मोमेंटम कितना होएगा, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज सिस्टम का मोमेंटम असी दो मेथड्स नाल फाइंड कर सकते। दो मेथड्स मोमेंटम का फार्मूला तो एक ही होता है, मास इनटू वेलोसिटी। असी इस सिस्टम का मोमेंटम दो तरीके नाल कट सकते हैं। किवें किवें एक तो असी इस सिस्टम का मोमेंटम कट सकते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स तो भी कले पार्टिकल का मोमेंटम कट के ऐड कर दो, पूरे सिस्टम का मोमेंटम आ जाएगा। जिमें फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम
मास इंटू वेलोसिटी m1 इंटू v1, सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम m2 इंटू v2, थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम m3 इंटू v3, है ना। सिमिलरली चलते चलते nth पार्टिकल का मोमेंटम mn इंटू vn, ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम, पूरे सिस्टम का भी कल्ले कल्ले पार्टिकल का मोमेंटम कड्डो ते ऐड कर दो पूरे सिस्टम का मोमेंटम। या ਅਸੀਂ मोमेंटम सिर्फ किस तो फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पे जितना मास है ਉਹਨੂੰ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर। तो बेटा ये भी सिस्टम का मोमेंटम है, ये भी सिस्टम का मोमेंटम। ये मोमेंटम ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ मोमेंटम ਕੱਢ ਕੇ ਐਡ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ मोमेंटम किस तो ਕੱਢ ਲਿਆ सिस्टम ਦੇ सेंटर ऑफ मास ਤੋਂ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपने पिछले वीडियो ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ फाइंड करो चाहे सेंटर ऑफ मास को फाइंड करो, इफेक्ट सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। तो चाहे मोमेंटम ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ इंडिविजुअल पार्टिकल्स ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ऐड कर दो वो भी पूरे सिस्टम का मोमेंटम आएगा, या मोमेंटम ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ किस ਦਾ फाइंड कर लो सेंटर ऑफ मास ਦਾ वो भी पूरे सिस्टम का मोमेंटम है। ठीक है बेटा, तो ये भी सिस्टम का मोमेंटम है, ये भी सिस्टम का मोमेंटम है। ठीक है, एंड सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ तुसी की पढ़ा है बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ उसी पढ़ा है F इज इक्वल टू dp/dt। जे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो dp/dt इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू जे बेटा एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो एक्सटर्नल फोर्स को 0 कर दोगे, एक्सटर्नल फोर्स 0 कर दोगे तो dp/dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 0। किसका डेरिवेटिव 0 होना है, टेल मी। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, याद है तोड़े डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म 0 होता है, तब p का डेरिवेटिव 0 आ गया, दैट मींस p की होएगा कांस्टेंट, दैट मींस पूरे सिस्टम का मोमेंटम। समझ आया, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट। जे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, मैं फिर वो रिपीट कर रहे हैं बेटा, इंटरनल फोर्स जितनी मर्जी लगी जाए, इंटरनल फोर्स तो असी कुछ लेना देना नहीं है, जितनी मर्जी लगे इंटरनल फोर्स, ओके। इंटरनल फोर्स जितनी मर्जी लगे उसको कुछ लेना देना नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए, बाहरों फोर्स नहीं लगनी चाहिए। जे बाहरों एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। यही कांसेप्ट अंदर लगाओ, यही कांसेप्ट अंदर लगाओ बेटा भी जे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ dp/dt इज इक्वल टू f ਸੀਗਾ, f ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ 0, dp/dt 0, p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, p ਦੀ ਵੈਲਿਊ सेंटर ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो पुट कर दी ऊपर। मास इज कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी कम्स आउटसाइड, मास कांस्टेंट है कम्स आउटसाइड, d/dt ऑफ v इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, m बाहर आ गया, m को उधर नीचे ले लो, dv/dt इज इक्वल टू 0 अपॉन m which is equal to 0। बेटा कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, किस टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का। ਇੱਥੇ v ਦਾ डेरिवेटिव 0 आ गया, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ v है it is constant। ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਿਆ, कंक्लूजन ये निकला भी अगर सिस्टम के बाहर फोर्स नहीं लगेगी तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। जे सेंटर ऑफ मास रेस्ट च है तो रेस्ट च रहेगा, मूव नहीं करेगा, चाहे वो पार्टिकल्स मूव करते रहे। अंडरस्टैंड मैं की बोल रहे हैं, चाहे सिस्टम के पार्टिकल्स मूव करते रहे, अगर वो सेंटर ऑफ मास रेस्ट च है, अगर ਉਹਦਾ सेंटर ऑफ मास रेस्ट च है तो रेस्ट ही रहेगा, जे बाहरों फोर्स नहीं लगेगी। मैं रिपीट कर रहा बेटा, मैं रिपीट करता, देखो जे बाहरों फोर्स नहीं लगेगी, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, फिर उस सिस्टम दे
उस सिस्टम दे सेंटर ऑफ मास दी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। जे रेस्ट च है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट च रहेगा। जे कुछ वेलोसिटी नाल मूव कर रहा है, लाइक इट मूव्स विद 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड नाल उसे डायरेक्शन च मूव करता रहेगा। बट कंडीशन ये है भी बाहरों फोर्स नहीं लगनी चाहिए। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, पार्टिकल्स अपनी अपनी वेलोसिटी नाल मूव करते रहेंगे, बट पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ पूरे टॉपिक का लॉजिक क्लियर होया कि नहीं होया? व्हाट इज द लॉजिक? देखो ये टॉपिक ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, बट इस दे पिछे जो लॉजिक है ना बेटा, वो लॉजिक समझो। मैं थोड़ा की समझाने की कोशिश कर रहा है, मैं थोड़ा ये समझाने की कोशिश कर रहा है भी आ अपने को एक सिस्टम है, ये सिस्टम के पार्टिकल्स ने, है ना, उन्होंने सारे पार्टिकल्स का यही की है बेटा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम पे जे बाहरों फोर्स नहीं लगती, इस सिस्टम पे जे बाहरों फोर्स नहीं लगती, तब पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी वेलोसिटी नाल की करते रहेंगे मूव। सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी वेलोसिटी नाल की करते रहेंगे मूव, बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की रहेगी कांस्टेंट। जे सेंटर ऑफ मास रेस्ट है तो रेस्ट च रहेगा। अगर वो मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा विद सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। बट कंडीशन ये है कि बाहरों फोर्स नहीं लगनी चाहिए। बेटा इस टॉपिक का मीनिंग की होया, थोड़ा टफ है समझना, थोड़ा मुश्किल है। मैं तुम्हें एग्जांपल भी देना है, लिसन मैं एग्जांपल भी देना है, एग्जांपल देके भी समझाना है, बट ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ प्रीवियस कंसैप्ट है उन्होंने पिक करने की कोशिश करो बेटा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ की समझाने की कोशिश कर रहा है। इस टॉपिक का मीनिंग सिर्फ इतना क्या है भी कोई भी सिस्टम है, मे बी 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल n पार्टिकल, कोई भी सिस्टम है ना, उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का मोशन कह जा होएगा, उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का मोशन कहा जाएगा, वो डिस्कस करना सी। वो अपने एक कंक्लूजन कटिया भी अगर बाहरों फोर्स नहीं लगेगी, अगर बाहरों फोर्स नहीं लगेगी देन की होएगा बेटा, पूरे सिस्टम का मोमेंटम की रहेगा कांस्टेंट। सारे पार्टिकल्स अपनी अलग अलग वेलोसिटी नाल मूव करते रहेंगे, सारे पार्टिकल्स डिफरेंट वेलोसिटीज नाल मूव करते रहेंगे, बट पूरे सिस्टम का मोमेंटम की रहेगा कांस्टेंट। एंड व्हाट अबाउट सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की रहेगी कांस्टेंट। मींस जे सेंटर ऑफ मास रेस्ट है तो रेस्ट रहेगा, जो कुछ वेलोसिटी नाल मूव कर रहा है तो उसे वेलोसिटी नाल उसे डायरेक्शन च मूव करता रहे। समझ गए? तो फाइनल में लास्ट बार रिपीट कर रहे हैं भी अगर किसी सिस्टम ते बाहरों फोर्स ना लगे फिर उस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। डिफरेंट पार्टिकल्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, डिफरेंट पार्टिकल्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज एंड डिफरेंट मोमेंटम्स, बट पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम की रहेगा बेटा कांस्टेंट। एंड उस सिस्टम दे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी की रहेगी कांस्टेंट। मैं तुम्हें एग्जांपल देना, शायद एग्जांपल तो क्लियर हो जाएगा। एक किमें आया, ये तो तुम्हें समझ आ गया बेटा, समझ आ गया? मैं तुम्हें एग्जांपल देना है। एग्जांपल तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा बेटा, इस टॉपिक का लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा कि टॉपिक का की मीनिंग है। सपोज अपने को कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिव पढ़े बेटा, आई थिंक 10th क्लास से भी पढ़े ने, शायद पढ़े होंगे। रेडियो एक्टिव सबसटांस होंगे ने लाइक यूरेनियम, जिन्होंने चो रेडिएशंस एमिट होंदियां ने, लाइक यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम, सुने ने बेटा? तो आपां उसकी एग्जांपल लेने हैं। सपोज करो अपने को एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एग्जांपल ले लो, मान लो यूरेनियम है, यूरेनियम लेने, यूरेनियम ले लो, रेडियम की एग्जांपल लेनी है, रेडियम की एग्जांपल लेनी। इट इज अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। इसकी एग्जांपल मैं ता लिखती है बेटा, ये जेडे न्यूक्लियस होंदे ने ना, ये अनस्टेबल होंदे ने, दे आर अनस्टेबल, ठीक है? ये अनस्टेबल है, फिलहाल ये रेस्ट है।
जे रेस्ट है तो बेटा दा सेंटर ऑफ मास भी ओदी वेलोसिटी भी जीरो और रेस्ट च सेंटर ऑफ मास दी वेलोसिटी भी जीरो। हुण जेड़ा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है यह अपने आप ये अनस्टेबल हुंदा बेटा, अपने आप को स्टेबल करने वास्ते ये अंदर ये इंटरनल रिएक्शनस चलदियां रहिंदियां ने, अपने आप को स्टेबल करने वास्ते टुट जाता है, ये टुटदा है अपनिया इंटरनल फोर्सिस कारण, बाहरों असी कोई फोर्स नहीं लगाई। एग्रीड? फिलहाल ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, रेस्ट है, दैट मीन्स ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है बेटा जीरो, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है जीरो बिकॉज ये पार्टिकल रेस्ट है। हुण सपोज करो ये अनस्टेबल सी, अपनिया इंटरनल फोर्सेस कारण, अपनी अंदरलियां फोर्सेस कारण ये ब्रेक हो गया दो पार्टिकल्स, ये ब्रेक हो गया दो पार्टिकल्स। सपोज करो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस तो स्प्लिट होके दो पार्टिकल्स बन गए, ए बी, ए का मास ज्यादा है, बी का मास घट है, दो पार्टिकल्स बन गए डिफरेंट डिफरेंट मास में। क्लियर बेटा? तो ये दो पार्टिकल्स जेडे बने ने, इस तो दो पार्टिकल्स बन गए, ए हैविंग मास ma and b हैविंग मास mb। ये बेटा इस तरीके नाल मूव करेंगे, ये दोनों पार्टिकल्स इस तरीके नाल मूव करेंगे भी इन्हां दोनों पार्टिकल्स को देखो आधा खत्म हो गया, रेडियम तक खत्म हो गया, रेडियम ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट होके उस तो दो पार्टिकल्स बन गए, एक ए एक बी, एक का मास ज्यादा एक का मास घट है। ये बेटा इस तरीके नाल मूव करेंगे दोनों पार्टिकल्स भी, दोनों पार्टिकल्स तो जो सिस्टम बने, दोनों पार्टिकल्स तो जो सिस्टम बने हैं उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूरे ही होगा, रेस्ट ही होगा। समझ गए? फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल, ये दोनों इस तरीके नाल मूव करेंगे, इन्हां दी वेलोसिटी इस तरीके नाल बनेगी भी दोनों पार्टिकल्स का जो सिस्टम है, दोनों पार्टिकल्स का जो सिस्टम है उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूरे ही रहे। क्यों रहे उरे? सेम पोजीशन पे ही क्यों रहे सेंटर ऑफ मास? दसो मैनू, सेम पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास क्यों रहे? क्योंकि ਅਸੀਂ पढ़ के हटे हैं भी अगर सिस्टम ते बाहरों फोर्स ना लगे फिर उस सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता होता। मोमेंटम इस तरीके ना होता, देखो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम प्लस सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम, ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट, बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी एंड सेंटर ऑफ मास की प्रीवियस वेलोसिटी कितनी सी बेटा जीरो, तो बाद चो भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो ही रहेगी। सेंटर ऑफ मास पहला भी रेस्ट च सी, बाद चो भी रेस्ट च रहेगा, क्योंकि ये पार्टिकल जेड़ा स्प्लिट होया है ये अपनी इंटरनल फोर्सेस कारण स्प्लिट होया है, इसते बाहरों कोई फोर्स नहीं लगी, क्योंकि इसते बाहरों कोई फोर्स नहीं लगी तो इस कारण इस तो जो पार्टिकल्स बननगे, इस तो जो पार्टिकल्स बननगे ए एंड बी, उन्हां दे सिस्टम दा सेंटर ऑफ मास उसे पोजीशन पे रहेगा, सेम पोजीशन पे रहेगा, पहला रेस्ट च सी बाद चो भी रेस्ट च रहेगा, इस तरीके नाल बनेगा मोमेंटम। अच्छा इथों तुसी ये कंक्लूजन कढो, देखो उरो कंक्लूजन निकलेगा भी MA VA इज इक्वल टू जो उधर ले जी MB VB, मतलब जो एक पार्टिकल पॉजिटिव एक्सिस वाल जाएगा तो दूसरा पार्टिकल नेगेटिव एक्सिस वाल जाएगा। क्लियर? एक पार्टिकल अगर पॉजिटिव एक्सिस वाल मूव करेगा दूसरा पार्टिकल नेगेटिव एक्सिस वाल मूव करेगा। तो बेटा
ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। मतलब जिस पार्टिकल का मास ज्यादा आएगा उसकी एक्सेलरेशन घट आएगी। दैट मीन्स जिस पार्टिकल का मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी घट बनेगी, जिस पार्टिकल का मास घट है उसकी वेलोसिटी ज्यादा बनेगी। जिवें आपां नूं पता है कि ए पार्टिकल का मास बी पार्टिकल के मास नालों ज्यादा है, दैट मीन्स ए पार्टिकल की वेलोसिटी बी पार्टिकल की वेलोसिटी नालों घट बनेगी। ए पार्टिकल घट वेलोसिटी नाल मूव करेगा, बी पार्टिकल ज्यादा वेलोसिटी नाल मूव करेगा, बट दोनों मूव एक दूसरे तो ओपोजिट करेंगे, ओपोजिट। ठीक है, इस तरीके नाल मूव करेंगे। हैवी पार्टिकल घट मूव करेगा, जिहड़ा लाइट पार्टिकल है वो ज्यादा मूव करेगा। ते पूरे सिस्टम दा पूरे सिस्टम दा जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास ओदी वेलोसिटी की रहेगी कांस्टेंट, ओदी वेलोसिटी की रहेगी कांस्टेंट। इनिशियली ब्रेक होने तो पहला सेंटर ऑफ मास किस च सी? रेस्ट। दैट मीन्स ब्रेक होने तो बाद भी सेंटर ऑफ मास किस च रहेगा? रेस्ट। पार्टिकल्स मूव करनगे बट पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट च रहेगा, क्योंकि ये पहला भी रेस्ट च सी। आई थिंक कंफ्यूजन कोई क्रिएट तो नहीं हुई बेटा? कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हुई कोई? समझ आया थोड़ा टॉपिक? इस टॉपिक का मीनिंग सिर्फ यही है, देखो मैं समझाना इस टॉपिक का, मैं थोड़ा एग्जांपल भी रिपीट करदा। इस टॉपिक का मीनिंग मतलब सिर्फ यही है, ठीक है, भी अगर कोई सिस्टम है, जे उस सिस्टम के बाहरों कोई फोर्स ना लगे, फिर उस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। पार्टिकल्स का डिफरेंट वेलोसिटीज नाल मूव करते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, बट पूरे सिस्टम का मोमेंटम की रहेगा बेटा? कांस्टेंट। एंड वन मोर थिंग, भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी की रहेगी कांस्टेंट। ठीक है, मैं तुमको एग्जांपल ये दी थी कि अपने को एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, रेडियम, एंड मान लो इनिशियली रेस्ट पे तो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास भी किस है? रेस्ट। समझ गए? ये इनिशियल कंडीशन होगी, टूटन तो पहला की कंडीशन भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट है ना। सपोज करो ये जो रेडियम है ये अपनी इंटरनल फोर्सिस कारण, क्योंकि हुंदा तो अनस्टेबल है, अपने आप को स्टेबल करने वास्ते ब्रेक होंदा है इनटू पार्टिकल्स। क्लियर? तो अपनी ये इंटरनल फोर्सिस कारण ब्रेक होया, इसते असी बाहरों कोई फोर्स नहीं लगाई, क्योंकि असी इसते बाहरों कोई फोर्स नहीं लगाई तो इस तो जो पार्टिकल्स बननगे उन्हां पार्टिकल्स तो जो सिस्टम बनेगा, इस तो जो पार्टिकल्स बननगे उन्हां पार्टिकल्स तो जो सिस्टम बनेगा, उस सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके नाल उन्हां दी वेलोसिटीज बननगियां भी दोनों पार्टिकल्स ऑपोजिट जाएंगे। बोथ पार्टिकल्स आर मूविंग ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर एक पॉजिटिव एक्सिस वाल जा रहा है तो दूसरा नेगेटिव वाल जाएगा, अगर एक पॉजिटिव वाई एक्सिस वाल जा रहा है तो दूसरा नेगेटिव वाई एक्सिस वाल जाएगा। एग्रीड? दोनों ऑपोजिट मूव करेंगे। एंड वन मोर थिंग कि जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी घट आएगी, जिसका मास ज्यादा है, ये मान लो पार्टिकल हैवी है, इसकी वेलोसिटी घट आएगी, ये पार्टिकल हल्का है, ये ज्यादा वेलोसिटी ना, हैवी पार्टिकल घट वेलोसिटी ना जाएगा, लाइट पार्टिकल ज्यादा वेलोसिटी ना जाएगा, दोनों एक दूसरे तो ऑपोजिट जाएंगे। एंड इस तरीके नाल मूव करेंगे, एवे मूव करेंगे भी पूरे सिस्टम का मतलब इन्हां दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है, इन्हां दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो पहला भी रेस्ट च सी, बाद चो भी रेस्ट च ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बाहरों फोर्स नहीं लगी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, इस करके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की रहेगी कांस्टेंट, है ना। एक पार्टिकल अगर इधर मूव कर गया तो दूसरा पार्टिकल इधर मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, है ना बेटा, इसकी वेलोसिटी घट होगी। हैवी पार्टिकल घट वेलोसिटी ना जाएगा, लाइट पार्टिकल ज्यादा वेलोसिटी ना जाएगा। क्लियर? समझ गए? सो दिस इज
द रोल ऑफ दिस कंसैप्ट या ये रोल है बेटा इस टॉपिक का भी कोई भी सिस्टम है जे उसते बाहरों फोर्स नहीं लगती जे उसते बाहरों फोर्स नहीं लगती तो उस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी पार्टिकल्स बेशक डिफरेंट वेलोसिटी नाल मूव करते रहे बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की रहेगी कांस्टेंट पूरे सिस्टम का मोमेंटम की रहेगा कांस्टेंट क्लियर बेटा समझ आ गई ओके इस तो अगे चलो नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करांगे आई थिंक इस वीडियो इन्ना सफिशिएंट है नहीं तो नेक्स्ट वीडियो डिस्कस कर लेंगे टॉपिक